नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं देव विद्यापीठ के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारे इस जो सीरीज हमने स्टार्ट की है क्लास 6 का जो हिस्ट्री है, हिंदी एकदम बढ़िया से जिसमें हम पढ़ाते हैं, उसका यह तीसरा पार्ट है। ठीक, तीसरा पार्ट। 2 पार्ट हमने इसके पहले तक पढ़ा दिया है। यह इसका तीसरा वीडियो है। अगर आपने दोनों वीडियो पिछला नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है इसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। हमने वहाँ तक पढ़ लिया था और यहाँ से पढ़ना था। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। ठीक, यहाँ क्या कहा गया है कि कई सौ वर्षों तक से लोग, मतलब कई सौ सालों से लोग जो हैं पत्थर को तराशने, मतलब पत्थर से जो मूर्तियां हैं या इसी तरह के जो भी चीज़ें पत्थर से बनती हैं उसको, उसके बारे में जानकारी इधर उधर से लेते हैं। संगीत रचने, मतलब जिस तरह से गाने आप देखते हैं आजकल के तो गाने ऐसे ऐसे बन रहे हैं, सुनने देखने लायक नहीं है। ठीक है, इतनी अश्लीलता भरी हुई है। संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे से विचारों को अपनाते रहें। ठीक, संगीत रचना हो मतलब गाना बनाना हो, उसके बारे में भी एक दूसरे से राय लेते थे, विचार विमर्श करते थे। भोजन बनाने के लिए भी इधर उधर से पूछा करते थे। तो यही सब चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। अब देखते हैं, हमारा दूसरा हेडिंग आता है देश के नाम, कि देश का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में हम जानेंगे। बहुत ही बढ़िया मज़ेदार टॉपिक है, तो चलिए हम इसे भी देख लेते हैं। ठीक ना, तो देश के नाम अपने, आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। आज का बताया हुआ है। ठीक, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, इंडस नाम से इंडिया निकला है। ठीक, जिसे आज हम इंडिया कहते हैं, उसी को भारत भी कहते भी हैं। अब कुछ ही समय पहले आप देखेंगे कि हमारी जो भारत सरकार वर्तमान में है, यह इंडिया को भारत बनाई है। मतलब जहाँ इंडिया लिखा था उसे भारत नाम से अब जाना जाएगा। तो यहाँ दिया है इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक ना, संस्कृत में इंडस को क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। अपने एटलस, एटलस जैसे, एटलस का मतलब होता है जो भारत का नक्शा हो या किसी भी देश का नक्शा हो या विश्व का नक्शा हो, उस नक्शाओं के संग्रह जो होते हैं वो किस चीज़ में दिए रहते हैं? एटलस के बुक में दिए रहते हैं। ठीक, जो संग्रह मतलब उसका होता है, जैसे मैप आपका हो गया नक्शा भारत का, तो वो जिस बुक में दिया रहेगा उसे एटलस कहते हैं। तो एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाने को बोला है। ठीक, आपके पास एटलस तो होगा नहीं, आप कहीं भारत के नक्शे में देख सकते हैं जहाँ ये ईरान और यूनान दिया हो। 2500 वर्ष, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक, क्या कहा गया है यहाँ? लगभग 2500 साल पहले, ठीक, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी थे, ईरान एक देश है, यूनान भी एक देश है। जिस तरह से भारत को भारतीय कहा जाता है, उस तरह ईरान को ईरानियों कहा गया है, यूनान को यूनानियों, मतलब वहाँ के जो लोग हैं ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज कहा। जो सिंधु नदी पड़ती है उसे हिंदोज कहा। वो लोग खासकर ऐसे बोला करते थे, से को है की तरह लिया करते थे, अथवा इंदोस कहा। ठीक, और इस नदी के पूर्व में स्थित, और जो सिंधु नदी है इसके पूरब में जो स्थित प्रदेश था उसे इंडिया कहा गया। ठीक, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम एक भरत नाम था जिसका प्रयोग उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनके समूह के लिए किया जाता था।
इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृत ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों आपसे बता दूं, हमारे 4 वेद होते हैं भारत में, ठीक। 4 वेद हैं, उसमें से जो सबसे पुराना वेद है उसे ऋग्वेद कहते हैं, ठीक। तो ये ऋग्वेद में भी इस चीज का जिक्र मिलता है। और कब मिलता है? 3500 वर्ष पुराने कृत 3500 साल पहले जो मतलब रचना की गई थी ऋग्वेद, उसमें मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, मतलब भारत हो गया या इंडिया हो गया, इस शब्द का प्रयोग अपने देश के लिए होने लगा। और यहाँ देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता था। एक भुर्ज नाम का पेड़ होता था, उसके छाल से कागज बनाया जाता था। पांडुलिपि यहाँ आप देख सकते हैं इसी को। यह पत्ता है किसका? भुर्ज नामक पेड़ की छाल का पत्ता है, उसी पे लिखा करते थे पहले। पहले क्योंकि कागज था नहीं, ठीक। अब चलिए आगे हम चलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट आप कर सकते हैं और मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। अतीत के बारे में कैसे जानेंगे हम लोग, ठीक। अतीत के बारे में कैसे जानेंगे? अतीत की जानकारी हम कई प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को पढ़ना। मतलब अतीत का मतलब होता है जो हमारे लोग हैं उनके बारे में पढ़ना, इसी अतीत कहते हैं, ठीक ना। पुस्तकों को पढ़ सकते हैं या ढूंढ के पढ़ सकते हैं पुस्तकों को। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहे जाती हैं। यहाँ आपने एक शब्द देखा था पांडुलिपि, ठीक ना। यहाँ पांडुलिपि शब्द देखा, तो पांडुलिपि किसे कहते हैं? जो हाथ से लिखी हुई पुस्तक हो उसे पांडुलिपि कह देते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द के मेनु, जिसका अर्थ होता है हाथ से या निकला है, ठीक। मैन्युस्क्रिप्ट। अंग्रेजी में अगर पांडुलिपि को बोलना हो तो क्या कहेंगे? मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे, जो कि लैटिन शब्द है। इसका यहाँ मेन्यू लिखा है, तो मेन्यू का अर्थ होता है हाथ से, या हाथ से लिखा गया या हाथ से निकाला गया। तो इसे जो है ताड़पत्र पे जो हाथ द्वारा लिखा गया है, इस चीज़ को मैं इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट बोल सकता हूँ। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्र, जो हमने बात की पत्ते का, ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है, ठीक ना। आपको समझ में आ गया? भोजपत्र का मतलब है जिस पे भोजन खाते थे, उसे कह सकते हैं आप। मतलब एक शब्द के कईयों अर्थ निकलते हैं, तो मुझे लगता है कि भोजपत्र का मतलब है जिस पे भोजन किया करते थे। पत्र मतलब पत्ता होता है, ठीक। भोजन करने वाले पत्ते। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो आगे हम देखेंगे, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया होगा। बात तो सही है भाई। इतने वर्षों से रखी हुई जो पांडुलिपियां हैं, मतलब हाथ से लिखी हुई किताबें हैं, उन्हें कीड़ों ने खा लिया होगा तथा कुछ नष्ट कर दी गई होंगी। कुछ खूंखार लोग होते हैं जो नष्ट कर देते हैं अच्छी किताबें। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। मंदिर तो आप जानते हैं जहाँ पूजा करने जाते हैं भगवान जी का। और विहार किसे कहते हैं? विहार का मतलब जहाँ पहले लोग यात्रा करते थे, तो वहाँ ठहरने के लिए जगह होता था, उसी जगह को विहार कहते थे, ठीक ना। वहाँ प्राप्त होता है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। मतलब ये जो पुस्तकें हैं, पांडुलिपियाँ लिखी हुई हैं हाथ से, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता जो है या व्यवहार है, राजा के जीवन के बारे में, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी विषयों की जानकारी या फिर चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य जैसे रामायण हो गए, महाभारत हो गया, ये सब तो मतलब हिंदू धर्म की पवित्र किताबें हैं। जिसे
वेद इत्यादि कहते हैं। तो उसी तरह से महाकाव्य भी, जैसे साकेत हो गया, प्रिय प्रवास, ये भी महाकाव्य हैं। ये सब महाकाव्य हैं, ठीक ना। कविताएं तथा नाटक भी हैं हमारे। इसके अतिरिक्त जो पांडुलिपियाँ थीं उसमें महाकाव्य भी लिखे गए, कविताएं भी, नाटक भी हैं, ठीक। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, कई जो है किताबें आपको संस्कृत में मिलेंगी, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। तमिल और प्राकृत, प्राकृत की क्या है, हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप कह लीजिए प्राकृत है, प्रारंभिक रूप जो है प्राकृत है, ठीक ना। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम आम लोग करते थे, मतलब जो संस्कृत और हिंदी से ही मिलकर समझ लीजिए बना है प्राकृत भाषा, ठीक। इसे आम लोग प्रयोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख का मतलब जैसे एक पत्थर हो उस पर लिखवा दीजिए, उसी को अभिलेख कहते हैं, ठीक। अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। मतलब अभिलेख का मतलब जो शिला पे, शिला मतलब पत्थर पे जो लिखा होता है उसी को अभिलेख कहते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु की अपेक्षाकृत, धातु की मजबूत जो कठोर सतहें होती हैं उस पे लिखवाई जाती थी, ठीक। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने उपदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। इस पे क्या लिखा होता था, जो हमारे देश के आज भी देखिए कोई विधायक या कुछ भी होंगे आपके गांव में कुछ करवा दिए होंगे तो काला सा पत्थर रहेगा, उस पर लिखा रहेगा माननीय विधायक जी, जो भी नाम होगा उनका, वो लिखा रहेगा। उसी तरह से पहले भी हुआ करता था। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण मतलब लिखवाए थे, ठीक। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अपने अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे, ठीक ना। तो पत्थर जो था, राजा लोग जो पहले के शासक थे वो जो लड़ाइयाँ अपना लड़ते थे उसके बारे में लिखवा के पूरा डिटेल रखते थे, ठीक ना। अब चलिए आगे हम देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, आगे भी देखेंगे और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो ठीक है, देखा जाएगा। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे। तो मतलब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कठोर सतह पे क्यों लिखवाया जाता था, इसलिए ताकि उन्हें जल्दी नष्ट न किया जा सके। ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। पहली बात तो लिखने में बहुत मेहनत लगती थी, कहीं अक्षर बिगड़ जाए इधर उधर तो मिटा थोड़ी ना पाएंगे हम, यही सब कठिनाइयाँ आती थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, ठीक ना। इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। जो पुरानी चीजों का अध्ययन करता है उसे पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। जो पुरातत्वविद हैं, पुरातत्व का विद मैंने बताया जो पुरानी चीजों को इकट्ठा करते हैं। पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, ठीक। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों आदि का भी समझ लीजिए संग्रह किया करते थे। और यहाँ एक किनारे में आपको चीज दिया गया है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, ठीक ना। ये जो अभिलेख है आपका एक अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है, 2250 वर्ष पुराना है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्तीर्ण करवाया गया था। यह जो अभिलेख है अशोक जो शासक थे उनके कहने पे उत्तीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरें अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामेयिक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये जो है आपका यूनानी और आरामेयिक नाम की दो विभिन्न लिपियों में दिया हुआ है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब एक नई
मतलब एक नई चीज़ें आप यहाँ देखने वाले हैं। यहाँ देखिए एक कलश रखा हुआ है और पत्थर के कुछ डिज़ाइन रखे हुए हैं। बाएँ एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। पात्र मतलब बर्तन होता है, ठीक ना? बाएँ में रखा गया है, बाएँ मतलब ये जो है, यह एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 साल पहले हुआ करता था, ठीक ना? दाएं में एक पुरानी चांदी का सिक्का है, मुझे लगा पत्थर है। ये देख सकते हैं आप, चांदी का सिक्का है, ठीक ना? 2500 वर्ष पहले इसका प्रयोग हुआ था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह कैसे भिन्न है? बहुत भिन्न है। आज गोल गोल टाइप का आता है सिक्का, और ये देखिए जैसे पत्थर के डिजाइन लग रहे हैं। तो आगे चलिए हम देखते हैं क्या। थोड़ा सा वीडियो लंबा है तो टेंशन मत लीजिए, इसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, ठीक। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे कठोर तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। जब पत्थर की मिट्टी होगी, सॉरी, वस्तुएं पत्थर की जब होंगी, पकी हुई मिट्टी की होंगी, तो जल्दी मतलब खराब नहीं होती हैं, ठीक ना? तो आगे देखिए क्या कहा हुआ है यहाँ। यहाँ दिया है पुरातत्वविद मतलब जो पुराने सामान को इकट्ठा करते थे, जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते थे। उससे इन्हें यह जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वाह। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, ठीक, उनके अवशेष बड़ी मुश्किल से मिलते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं, ठीक ना? तो इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। वो जो पुरातत्वविद थे मतलब पुराने सामान को इकट्ठा करते थे, वो चिड़िया तथा मछली की हड्डियों को भी ढूंढा करते थे। बस यही चीज़ें हैं, और तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और क्या पुरातत्वविदों को वधुआ कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों। पांडुलिपि देखा आपने? पांडुलिपि किसे कहते हैं? जो हाथ से लिखा हुआ लेख हो उसी। अभिलेख जो पत्थर पर लिखवाया गया हो। पुरातत्व से जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। जो हाथ उनके लग गया, मतलब जो पुरातत्वविदों के हाथ लग गया, इतिहासकार लोग उसे स्रोत, जैसे नहीं कहीं आप जाते हैं तो किसी चीज़ का स्रोत होता है, उसी तरह स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, मतलब पुरानी चीज़ों का जो बीत चुका है उसका अध्ययन करते हैं, उसी को इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। अच्छा, स्रोत जब प्राप्त हो जाता है तो अतीत के बारे में मतलब पुराने लोगों के बारे में जानकारियाँ लेना और भी मस्त हो जाता है, मज़ा आने लगता है। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं, ठीक ना? क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने के लिए अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक। अतः इतिहासकार हो गए जो पुरानी चीज़ों को पुरानी चीज़ें जो हैं उनका अध्ययन करते थे, और पुरातत्वविद पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करते थे। उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप अपने और साथियों से शेयर कीजिएगा। चौथा वीडियो आपको नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन मिलेगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और आप लोगों के साथ इसी तरह से प्यार बनाए रहिए आप लोग। मैं सभी क्लास का इस तरह से वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। अगर नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हम कमेंट कीजिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।